हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जो अगला क्वेश्चन आंसर की जो क्लास है उसके अंदर। ठीक है बेटा, इसके अंदर आपके लिए हम फिर से 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हर एक क्वेश्चन का जो हर एक ऑप्शन है ना, वही अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को आपने एंड तक कर लिया ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं, आपकी थ्योरी भी साथ साथ में कवर हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर एक ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन की तरह बनाया हुआ है, फुल मेहनत करके बेटा। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। अरे जो नए लाडले आए हैं, बस सिर्फ 2 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और कैसी क्लास लग रही है आप लास्ट में कमेंट करके भी बता देना भाई। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो लेट नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट अपन क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल कम समय बच रहा है। आप जितना खुद करने में समय लगाओगे ना, उतने ही समय में आपको 40 क्वेश्चन भी करवा देंगे। साथ में जो इसके ऑप्शन है इंपॉर्टेंट है, वो जो जो ऑप्शन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी आपको इसी 40 मिनट के अंदर अपने बता देंगे। ठीक है, तो निम्न में से पशुधन की श्रेणी में नहीं आता कौन सा जानवर है जो पशुधन की श्रेणी में नहीं आता? भेड़, घोड़ा, खच्चर और कुत्ता। ठीक है, पशुधन के अंदर नहीं आता, तो कौन सा है वो? सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो इतना टाइम नहीं है, जिसको आता है उसको सही है, नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसको पता होना जरूरी है, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो बेटा कुत्ता है ना, वो क्या है, पशुधन के अंदर नहीं आता। ठीक है, बाकी खच्चर, घोड़ा, भेड़, गाय, भैंस, ये सारे किसके अंदर अंतर्गत आते हैं? पशुधन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, फटाफट बताओ। बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस, इक्वस केबेलस, कैप्रा हिरकस और कैनिस फेमिलरिस। भैंस का कौन सा नाम है, फटाफट बताओ। सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा पहला। देखो इक्वस कैबेलस किसको बोलते हैं? इक्वस मतलब इक्वस हो या इक्वाइन आ जाए तो वो बेटा हॉर्स के लिए बोलते हैं, तो ये क्या हो गया इसका? इक्वस कैबेलस किसके लिए बोलते हैं? घोड़ा के लिए। कैप्रा हिरकस किसके लिए बोलते हैं बेटा? बकरी के लिए। और कैनिस आ गया ना, तो मैं क्या कह रहा था, जहां भी कैनिस आ जाए ना बेटा, तो वो किससे संबंधित है? कुत्ते से संबंधित है। तो कैनिस फेमिलरिस मतलब किसका वैज्ञानिक नाम है? ये कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। तो मैं कह रहा था ना कि एक ऑप्शन के अंदर ही 4 चीजें दे दूंगा, और चारों ही क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चारों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे, देखा लाड लो, इतना टाइम बच नहीं रहा अपने पास। तो सुअर में जवान मादा को क्या कहते हैं? टोरडी बोलते हैं, या गोटलिंग बोलते हैं, या फिल्ली बोलते हैं, या गिल्ट बोलते हैं। ये चारों ही जो इसके ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो आप पहले तो इसका आंसर बता दो, क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसको बोलते हैं अपन क्या, सुअर में गिल्ट बोलते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो गया। टोरडी तो पता ही है आपको, ऊँटनी को टोरडी बोलते हैं, ऊँट में जवान मादा को। ठीक है, बकरी के अंदर जवान मादा को क्या बोल देते हैं? गोटलिंग बोलते हैं, बकरी में जवान मादा को। और घोड़े के अंदर जवान मादा को क्या बोलते हैं? फिल्ली। ठीक है, तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपको पता लग गए, चारों में किस किस को क्या क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कि गाय में बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है? जिसका जिसके टेस्टिस निकाल दें, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पहला बुलोक, दूसरा वेडर या वीदर, तीसरा होग और चौथा गेल्ड। बेटा कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? सही, बिल्कुल सही बता रहे हो, इसके अंदर बेटा ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, वेडर या वीदर किसके लिए बोलते हैं ये? ठीक है, तो बेटा बकरी, भेड़ बकरी है ना, उसमें जो बधियाकरण किया हुआ नर है उसको वेडर या वीदर बोल देते हैं। ठीक है, और अगर सुअर के अंदर बधियाकरण हुआ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सुअर में बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है, तो बेटा सुअर में कहलाता है होग। ठीक है, और घोड़े के अंदर बधियाकरण किया हुआ नर क्या कहलाता है? गेल्ड। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ना, चारों के चारों ऑप्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो एग्जाम की तरफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो। तो एक क्वेश्चन तो हो ही रहा है, एक क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, अपने को 4 चीजें पता लग रही है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके। तो निम्न में से कौन सी देसी गाय दुधारू नस्ल की है? नहीं, दुधारू नस्ल की नहीं है ये ऑप्शन में। छोटा करने दो इसको थोड़ा, इधर तक लिख रहा है यहाँ क्वेश्चन, पूरा इधर यहाँ तक है ना। तो अब बताओ लाडलो, कि निम्न में से कौन सी गाय दुधारू नस्ल की नहीं है? देखो ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। ऐसे क्वेश्चन उसमें है ना, आदमी का कंफ्यूजन में हो जाता है, आदमी फटाफट जल्दीबाजी में आंसर कर देता है, उसका गलत हो जाता है। तो गिर, कांकरेज, साहिवाल और थार प्रकर, इनमें से कौन सी दुधारू नस्ल की नहीं है? तो आप सबको बताए बेटा, गिर, साहिवाल, थार पारकर, ये तीनों क्या हैं? दुधारू नस्ल की गायें हैं।
कांकरेज है वो दुधारू नस्ल की गाय नहीं है। तो बेटा चारों के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको यहाँ पे, इसीलिए वीडियो को बेटा एंड तक देखना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो देखो गिर के बारे में क्या खास बात है कि देसी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल कौन सी गाय देती है, तो बेटा गिर गाय है ना, देसी गायों के अंदर सबसे लंबा दूध काल देने वाली गाय है। ठीक है, थार पारकर है, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किस गाय के अंदर होती है, तो बेटा थार पारकर के अंदर सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गाय है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे भारी गाय कौन सी है, तो बेटा भारत की सबसे भारी गाय कांकरेज है, आपको पता ही है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल कौन सी है, तो बेटा साहिवाल क्या है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल है। तो एक क्वेश्चन के अंदर ही 5 क्वेश्चन हो गए आपके, इसलिए तो कह रहा हूं इन क्वेश्चनों को देखना बेटा लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। तो ऐसे मान लो आपके 40 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। विश्व में सबसे अच्छी फाइन वुल प्राप्त होती है लिंकन ब्रीड से, मेरिनो ब्रीड से, सफोक ब्रीड से और कराकुल ब्रीड से। ठीक है, तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा मतलब चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल गलत करने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपका सही हो रहा है तो बधाई हो बेटा, और गलत हो रहा ना तो ये सोच लो कि आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पता लग रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अभी गलत हो जाए तो आप उसको याद कर लोगे, बाद में गलत नहीं होना चाहिए। तो सही कह रहे हो, इसका आंसर क्या चल जाएगा, फाइन वुल कौन सा है, मेरिनो। अब ये 3 ऑप्शन है ना बेटा, मैं कह रहा हूँ सारे ऑप्शन मैंने इंपॉर्टेंट ऑप्शन डाले जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लिंकन के बारे में क्या खास बात है कि सब ये लिंकन है ना, इसके बारे में सबसे क्या बात है कि भेड़ की सबसे भारी और सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, लिंकन नस्ल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि भेड़ की सबसे भारी और सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, तो बेटा ऑप्शन क्या चल जाएगा, लिंकन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेस्ट मटन ब्रीड कि सबसे अच्छा मटन मीट कौन सी ब्रीड से प्राप्त होता है भेड़ की से, तो बेटा जो सफोक ब्रीड है वो क्या है, बेस्ट मटन ब्रीड है। ठीक है, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे अच्छी पेल्ट किससे प्राप्त होती है, तो सबसे अच्छी बेटा पेल्ट प्राप्त करने वाली ब्रीड है कराकुल। तो मैंने कहना है बेटा चारों ऑप्शन चारों अपने आप में क्वेश्चन है, तो आपके एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन ठीक हो गए। अगला क्या है, प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है, करके सीखना यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, देखकर विश्वास करना सीइंग इज बिलीविंग, दोनों और कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तो मेरे लाडलो जिन्होंने पढ़ रखा है उनका हो जाएगा सही, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनका हो जाएगा एग्जाम में सही। यहाँ तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका आंसर चला जाएगा सी। ठीक है, देखो फटाफट करेंगे भाई, टाइम नहीं है अपने पास, क्वेश्चन सही हो या गलत हो अपनी आंखों के सामने से 40 के 40 क्वेश्चन नहीं, ये 100 क्वेश्चन गुजर जाने चाहिए ताकि वो एग्जाम में गलत नहीं हो। तो आगे चलते हैं। प्रसार शिक्षण के कुल कितने चरण होते हैं, एग्जाम में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कि प्रसार शिक्षण में कुल कितने चरण होते हैं, 5, 6, 7 और 8। फटाफट बता दो कितने चरण होते हैं प्रसार शिक्षा के अंदर, तो बेटा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 6 होते हैं। और आपको मैं फटाफट बता भी देता हूं, पहला होता है अटेंशन, दूसरा होता है एडकास, बोलते हैं ना एडकास, एडकास। तो ए का मतलब होता है अटेंशन यानी कि ध्यान, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है बेटा रुचि। सबसे पहले अपन ध्यान देंगे, फिर उसमें अपनी रुचि जागेगी, फिर अपनी डिजायर, डी का मतलब होता है डिजायर यानी कि इच्छा। ठीक है, फिर कन्विक्शन, सी का मतलब है कास होता है ना, तो सी का मतलब है कन्विक्शन यानी धारणा, ए का मतलब होता है एक्शन यानी कि कार्य, और लास्ट में एस का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि। तो बेटा कितने चरण हो गए ये प्रसार शिक्षण के, 6 चरण होते हैं। ये एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, 6 के 6 के नाम भी बता दिया मैंने, ये एडकास। ठीक है, तो ये 6 के 6 नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है। ठीक है, पहला क्या है टेप रिकॉर्डर, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है ग्रामोफोन और चौथा है स्लाइड प्रोजेक्टर। इनमें से कौन सा श्रव्य साधन नहीं है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक तरीके से तुम क्वेश्चनों से आपको पता भी लग जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा डी, क्योंकि टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन और ट्रांजिस्टर ये तो सर्वे साधन ही है, लेकिन जो स्लाइड प्रोजेक्टर है ना वो सर्वे साधन नहीं है बेटा। ठीक है, उसमें अपने कोई आवाज नहीं सुनाई देती। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वे साधन नहीं है। अगला, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है, या मई के अंतिम शनिवार को, या अप्रैल के अंतिम शनिवार को, या 1 जून को। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेज बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूं ना आपके लिए बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा मिस मत कर देना कि कहीं वो पता चले वो बाद में एग्जाम में आ जाए और आपसे गलत हो जाए।
ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन देखना है फटाफट। तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा, अप्रैल के अंतिम शनिवार को क्या बनाया जाता है बेटा, विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है बेटा, 24 मार्च को तो क्या मनाया जाता है, विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि विश्व वर्ल्ड टीबी डिजीज का वर्ल्ड टीबी डिजीज मनाया जाता है। क्षय रोग का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ठीक है, और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो बेटा 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन में कि राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां स्थापित किया गया, जयपुर में, नागौर में, चूरू में और फतेहपुर में। इनमें से कहां पे राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया। अरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको आना ही चाहिए। अगर आता है तो बढ़िया यार, नहीं आता तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। जब भी तुम फुर्सत में 2 मिनट बैठो तो इसको खोल के अपना रिवीजन मार लेना। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा डी, फतेहपुर के अंदर। सीकर के अंदर क्या है बेटा, जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। अगली चीज क्या है, उत्पादित गोवंश कहां रखा जाता है, गौसदन में रखा जाता है या गौशाला में रखा जाता है या पिंजरापोल में रखा जाता है या सभी में रखा जाता है। जो दूध दे रही हैं गाय, ऐसी गायों को कहां पे रखते हैं अपन। तो जिनको पता है बेटा उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा, लेकिन टाइम खराब नहीं करना, फटाफट करना है अपने को। इसीलिए क्योंकि अब देखो एंड टाइम में बहुत कम टाइम बच रहा है, ताकि आपका भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। जिसको आता है उसका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, जिसको नहीं आता उसको तो पता लग ही जाएगा। तो बेटा गौशाला के अंदर रखते हैं। ठीक है, अगला क्या बेटा, गौसदन के अंदर क्या रखते हैं। फिर देखो ये तीनों अपने आप में क्वेश्चन है। गौसदन के अंदर जो बेटा अन्न उत्पादक है, जो बीमार है, लाचार है, ऐसा गोवंश है ना, उसको अपन क्या रखते हैं, गौसदन में रखते हैं। और पिंजरापोल के अंदर क्या रखते हैं, तो बेटा गोवंश के अलावा जितने भी जानवर है, गोवंश के अलावा सभी जानवर जो बाकी बच गए, उनको अपन किसके अंदर रखते हैं, पिंजरापोल के अंदर रखते हैं। तो देखो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए ना, तीनों के बारे में पता लग गया। अगला क्या है, फार्म शुरू करने के लिए एक सूर्य इकाई के अंदर कितने जानवर आते हैं, कि जिसके अंदर फार्म शुरू करते हैं ना अपन, तो एक सूर्य इकाई के अंदर कितने जानवर आते हैं, 300 एक बोर, 1100 एक बोर, 500 एक बोर, 400 एक बोर। एक सूर्य इकाई के अंदर कितने तो शो आती हैं, कितनी तो मादा आती हैं और कितना मेल आता है। तो इसका फटाफट आंसर बता दो बेटा, क्या आएगा इसका। तो सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 301 बोर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो जिसका सही हो उसको बधाई, और जिसका नहीं सही हो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, सूअर की इकाई वाला, तो बेटा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको ये पूरी जितनी भी जानवरों की इकाई दे रखी है ना, सूअर की, ऊंट की, गाय की, भेड़ की, वो सारी वहां पे जाके एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का मतलब ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं क्वेश्चन करवा रहे आपको, क्वेश्चन गलत हो रहा तो उस पूरे टॉपिक को आप दोबारा रिवीजन मार दो, ताकि तो आपको पता भी लग रहा है साथ साथ में कि मेरा कौन सा टॉपिक ढंग से रिवाइज नहीं हुआ या मैं कौन से को भूल रहा हूँ, ये बात भी आपको पता लग जाएगी। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में और चूरू में। सबसे बड़ी ऊन मंडी एशिया की। ठीक है, आप सबको बताया बेटा सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पे है। ये क्वेश्चन इजी है लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां पे लेके आया हूं कि बहुत सारे लाडले हैं जिनको नहीं पता होगा ना, उनका सही होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा बेटा बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, अब अगर पूछ लें ये जोधपुर है, जोधपुर के अंदर बेटा क्या है, तो बेटा ऊन विकास बोर्ड वो कहां है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि ऊन विकास बोर्ड कहां स्थित है, तो वो जोधपुर में स्थित है। ठीक है, अगर पूछ लेना आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, वो कहां स्थित है, तो बेटा वो जयपुर में स्थित है। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला वो भी एक बीकानेर के अंदर ही है। बीकानेर के अंदर 2 चीजें, एक तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है और एक क्या है, सबसे बड़ी ऊन मंडी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला है, सबसे ज्यादा दूध कहां उत्पादित होता है, जयपुर के अंदर, गंगानगर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, कोई नहीं। सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां होता है बेटा, फटाफट बता दो। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछते हैं कि सर्वाधिक दूध उत्पादन कौन वाला जिला कौन सा है, या सबसे कम उत्पादन वाला सबसे कम उत्पादन दूध का वो कौन सा जिला है। तो बेटा सबसे ज्यादा वाला जिला है, इसका ऑप्शन चला जाएगा ए। ठीक है, और अगर इसकी जगह क्वेश्चन आ जाता ना कि सबसे कम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो बेटा बांसवाड़ा आ जाएगा। बांसवाड़ा के अंदर सबसे कम दूध उत्पादित होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, जयपुर में होता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके एक में ही। अगला क्वेश्चन बेटा फटाफट करेंगे, देखो टाइम है ही नहीं यार अब। निम्न में से सबसे बड़ी सिस्मोइडल बोन कौन सी है, प्रोक्सिमल सिस्मोइड, डिस्टल सिस्मोइड, पटेला, कोई नहीं। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है बेटा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बोन है जो बहुत सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन है, वो कौन सी है,
तो बेटा जिसको पता है उसने कर चुका है वो अब तक अपना लाडला, तो टाइम नहीं खराब करेंगे अपन उनका। क्या है? पटेला। जिनका गलत हो गया है बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये याद कर लो, अब याद कर लो, एग्जाम में किसी ने गलत नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो पटेला आंसर चला जाएगा। अगला क्या है? देखो ये एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, अभी पता लग जाएगा कैसे हैं कि, तभी तो कराओ ना बेटा, एंड तक देखो आपको मजा आ जाएगा। जानवर के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेपीज है, टीबिया टार्सस है, पिट्रस टेम्पोरल है। इनमें जानवर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है बेटा? तो देखो एक तरीके से आपका ये थ्योरी का भी रिवीजन हो रहा है। कैसे? देखो अभी बताता हूं कैसे हो रहा है। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा पहला। जिसने ए किया उसका आंसर सही है, कॉपी में साइड में लिखते जाओ, आपको पता लग जाएगा कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? फीमर। अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इसके अंदर सबसे लंबी हड्डी पूछी है, अगर सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बेटा? स्टेपीज है ना, वो सबसे छोटी हड्डी है। अगर पूछ लें कि पक्षी में सबसे लंबी हड्डी, देखो बेटा यहां जानवरों में सबसे लंबी हड्डी पूछा है, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? फीमर। अगर इस जानवरों की जगह आ जाए यहां पे कि पक्षी के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो बेटा ये टीबिया टार्सस है ना, ये पक्षी के शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। जानवर के अंदर फीमर है और पक्षियों के अंदर कौन सी है सबसे लंबी हड्डी? टीबिया टार्सल है। और जानवर की सबसे कठोर हड्डी वो है पिट्रस टेम्पोरल। तो बेटा ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके चारों जो मैंने सेट इस हिसाब से किए मेहनत करके बढ़िया से, कि हर एक ऑप्शन ही क्या लगे क्वेश्चन की तरह काम आए। पहला अगला क्या है? प्रथम सर्वाइकल कशेरुका कौन सी है? एटलस है, एक्सिस है, या फर्स्ट थोरेसिक है, या फर्स्ट लंबर है? इनमें से कौन सी प्रथम सर्वाइकल कशेरुका है? अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन है। तो सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इजी को तो आप भी नहीं छोड़ रहे, मेरे को पता है, सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो आप। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने से, जो क्वेश्चन आते हैं ना उनको करने से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एग्जाम में जाता है ना बंदा तो कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहता ना तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और वो ऐसे क्वेश्चन करने से आएगा। तो 18 क्या चला गया? एटलस। द्वितीय कौन सी है? एक्सिस। पहली सर्वाइकल तो है एटलस और दूसरी कौन सी है? एक्सिस। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? ए। ठीक है। अगला, निम्न में से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण कौन सा है? हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, दोनों, स्टाइफल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण कौन सा है बेटा? फटाफट बताओ। सही कह रहे हो बेटा, इसका ऑप्शन चला जाएगा सी। हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट दोनों का किस प्रकार के जॉइंट का उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन अपना 20 नंबर। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली आकृति कहलाती है? टेंडन, लिगामेंट, मांसपेशी और सभी। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ती हो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? तो बेटा सही कह रहे हो बिल्कुल। देखो ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम लगाना ही नहीं अपने को, इजी क्वेश्चन है इसलिए फटाफट करने, ये तो रिवीजन हो जाएगा, आपकी आंखों के अंदर से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे और हर ऑप्शन भी क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप में एक। इसका आंसर चला जाएगा बी, लिगामेंट। अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना है टेंडन। ठीक है, बोले ठीक है गुरुजी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए अगला, कि जानवर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? मेसेटर मसल, स्टेपियस मसल, लॉन्गिसिमस डोर्साई और चौथा है ग्लूटियस मसल्स। इनमें सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? तो बेटा देखो बिना समय गवाए बताना है, फटाफट बताना है क्योंकि अब टाइम नहीं है बेटा। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा सी। ठीक है, सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? लॉन्गिसिमस डोर्साई। अब देखो ये 3 ऑप्शन है ना, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मान लो तुम। कैसे वो भी बताता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है, तो बेटा मेसेटर मसल्स क्या है? सबसे मजबूत मांसपेशी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट मांसपेशी कौन सी है, तो बेटा ग्लूटियस मसल्स क्या है? सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट मांसपेशी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो स्टेपिडियस। स्टेपिडियस क्या है? सबसे छोटी मांसपेशी है। तो मैंने क्या कहा था, ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा गलत करना है ही नहीं, क्वेश्चन करने के फायदा आपको देखना किसमें पेपर में लगेगा कि क्वेश्चन करने के कितने फायदे होते हैं। गाय में स्केपुला में सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस और इंफ्रा स्पाइनस प्रोसेस का अनुपात कितना होता है? 1:1, 1:2, 1:3 और 1:4। गाय के अंदर बताओ बेटा कितना अनुपात होता है? तो
गाय के अंदर बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा? अरे बेटा देखो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है कि आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। नहीं आता तो याद कर लो बेटा, और आता है तो समझ लो कि तुम्हें पहले से आता है बेटा। 1:3। अगर क्वेश्चन इसकी आ जाए ना कि कुत्ते में सुप्रास्पाइनस प्रोसेस और इंफ्रास्पाइनस प्रोसेस का अनुपात कितना होता है? अरे सही बोल रहे हो, साथ साथ तुम। 1:1 होता है बेटा कुत्ते में, लेकिन गाय में कितना होता है? 1:3 होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? देखो धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक धमनी ऐसी जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। तो आप लास्ट में धमनी नाम सुन के कंफ्यूज मत हो जाना। फीमोरल धमनी, पल्मोनरी धमनी, कैरोटिड धमनी, कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसका आंसर चला जाएगा सी। पल्मोनरी धमनी है ना, उसके अंदर कैसा रक्त बहता है बेटा? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, देखो फटाफट क्वेश्चन करने हैं अपने को, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों का रिवीजन करना है अब, तो इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं लगाएंगे लाड लो। जिनका सही हो रहा है वो समझ लो कॉन्फिडेंस में, और जिनका गलत हो रहा है वो समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही पता लग गया। घोड़ा और सुअर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? मैंडिबुलर, पैरोटिड, सबलिंगुअल और इंफ्राऑर्बिटल। घोड़ा और सुअर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? फटाफट बताओ लाड लो जिसको पता है। सही कह रहे हो बिल्कुल बेटा, जो पैरोटिड लार ग्रंथि है ना, वो क्या है? घोड़े में, सुअर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अगर इसी की जगह ही अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि गाय और कुत्ते में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो फिर इसका आंसर कौन सा चला जाता? मैंडिबुलर। गाय में और कुत्ते में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है मैंडिबुलर, और घोड़े के अंदर, सुअर के अंदर सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। तो बेटा 2 क्वेश्चन हो गए ना, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला, पालतू जानवरों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? बकरी की, कुत्ते की, गाय की और ऊंट की। देखो 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यह तो आता है कि सबसे छोटी आरबीसी को किस जानवर में पाई जाती है, दूसरा आता है सबसे बड़ी आरबीसी किस में पाई जाती है। सबसे छोटी का आपको मैं पहले से करवा चुका हूं क्वेश्चन, जिस लाडले ने वो क्वेश्चन किया हुआ है ना पहले, उसका एग्जाम में क्वेश्चन एकदम सही होगा 100%। वो अब अभी भी बता देगा वो, और बता ही रहा है अभी भी, वो सही कह रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ी तो किसके अंदर होती है? इसका आंसर चला जाएगा बी, कुत्ते के अंदर। सबसे छोटी किसके अंदर होती है? बकरी के अंदर। ठीक है, तो ये देखो दोनों सबसे छोटी और बड़ी दोनों के क्वेश्चन आ गए। सबसे छोटी का पहले करवा दिया था, सबसे बड़ी का अब आ गया। इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर कर लेंगे अपन। तो बेटा आरबीसी का यूरिन के अंदर आना, पेशाब के अंदर आरबीसी आने लग जाए ना, तो उसको क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया बोलेंगे, पायूरिया बोलेंगे, क्लो यूरिया बोलेंगे, हेमिचूरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ अगर यूरिन के अंदर आरबीसी आ जाए तो? पढ़ लिया? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आंसर। जिसको आता है उसने टिक लगा दिया, जिसको नहीं आता उसको हम बता देंगे, टाइम खराब नहीं कर देंगे। जिसका आता है ना उसका टाइम खराब नहीं करेंगे। क्या? हिमेचूरिया। जिसका नहीं आता और उसको हम बताएंगे ना, ताकि उसका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वो। तो इसका आंसर चला जाएगा बेटा चौथा, 26 का। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा पायूरिया मतलब क्या है? कि पेशाब में मवाद का आना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि पेशाब में मवाद का आना या यूरिन में मवाद का आना, क्या कहलाता है? पायूरिया कहलाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेशाब में हीमोग्लोबिन का आना, अगर हीमोग्लोबिन पेशाब में आ रहा है तो ये देखो हीमोग्लोबिन यूरिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो लिखा ही हुआ है ना, आगे लग रहा है क्या? यूरिया। तो हीमोग्लोबिन आ रहा है पेशाब में, तो उसको क्या बोल देंगे? हीमोग्लोबिन यूरिया बोल देंगे। और अगर बाइल पिगमेंट आ रहा है यूरिन के अंदर, पेशाब में बाइल पिगमेंट आ रहा है, तो उसको क्लोर यूरिया बोल देंगे। तो मैंने क्या कहा? अरे एक क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन हो गए ना आपके, इसीलिए तो कह रहा हूं ना बेटा क्वेश्चन को बिल्कुल एंड तक देखना है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या है? रक्त में पाया जाने वाला नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट किसी लैब में बनाया हुआ नहीं है। कौन सा? वो सोडियम सिट्रेट है, या सोडियम फ्लोराइड है, या हिपेरिन है, या ईडीटीए है? कौन सा रक्त में पाया जाने वाला नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है? तो बिल्कुल सही कह रहे हो लाडलो, एकदम सही कह रहे हो आप। इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी, हिपेरिन। अब बोलो गुरुजी 3 ऑप्शन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात है यार? तो बिना इंपॉर्टेंट ऑप्शन तो अपन डालते ही नहीं है। ठीक है, अगर रक्त स्थानांतरण के लिए पूछा जाए कि रक्त स्थानांतरण के लिए कौन सा एंटीकोएगुलेंट काम में लेते हैं, तो बेटा सोडियम सिट्रेट अपन क्या करते हैं? रक्त स्थानांतरण के लिए काम में लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि ब्लड ग्लूकोज की जांच के लिए अपन कौन सा एंटीकोएगुलेंट काम में लेते हैं, तो बेटा सोडियम फ्लोराइड क्या करते हैं? अगर ब्लड ग्लूकोज की जांच करवानी हो तो उसके लिए काम में लेते हैं। और अगर अपन को सीबीसी करवानी हो ना, ठीक है, ब्लड कोशिकाओं की जांच करनी हो, तो उसके अंदर अपन कौन सा ले लेते हैं? ईडीटीए ले लेते हैं। ठीक है, तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट हो गए, चारों के चारों आपको पता लग गया। ठीक है, तो अगला, अपरा के माध्यम से भ्रूण में स्थानांतरण होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम और आईजीई। चारों में से कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण में स्थानांतरित हो जाती है मां से?
या कह दो अपरा के माध्यम से भ्रूण में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है, 28 का फटाफट बता दो बेटा। सही कह रहे हो बिल्कुल। IgG है ना बेटा, ये क्या होगी, ये बेटा मां से अपरा के माध्यम से कहां चली जाती है, भ्रूण में चली जाती है। बेटा IgA के बारे में क्या खास बात है कि बेटा ये IgA किस किस के अंदर पाई जाती है, खींच में पूछ ले, अगर खींच में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है तो बेटा IgA पाई जाती है। लार में, आंसू में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है तो बेटा IgA पाई जाती है। तो लार, खींच और आंसू में। ठीक है, IgM के बारे में क्या है कि बेटा जहां भी संक्रमण हो रहा है वहां सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होगी तो बेटा IgM स्रावित होगी। जहां भी संक्रमण हो रहा है वहां सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होगी, IgM। ठीक है, और एलर्जी और परजीवी के खिलाफ एंटीबॉडी कौन सी बनती है या कौन सी स्रावित होती है एलर्जी और परजीवी के खिलाफ तो बेटा IgE। ठीक है, ये एलर्जी और परजीवी के खिलाफ आ रहा है बेटा। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए ना, इसीलिए तो कह रहा हूं बेटा एंड तक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिन लाडलों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा 2 सेकंड का समय लगेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा लाडलों के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं हो गलत, ऐसी पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, तो तुम्हारी छोटा सा 2 सेकंड तो निकाल ही सकते हो बेटा। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अभी नहीं, वीडियो एंड हो जाए तब। ठीक है, लाइक शेयर कर देना बेटा। अगला क्या है 29 का कि CO2 मुख्यतः CO2 का मुख्यतः संचरण किस माध्यम, किस अवस्था के अंदर होता है, कि CO2 का ट्रांसफर मुख्यतः किस अवस्था के अंदर होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, CO2 और हीमोग्लोबिन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं, या प्लाज्मा में घुलनशील रूप में या सभी में बराबर रूप से। तो सबसे मुख्यतः CO2 का संचरण किस अवस्था में होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, किस क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में मुख्यतः CO2 का संचरण होता है। ठीक है, अगला क्या है कि HCl का स्राव किस कोशिका से होता है, चीफ सेल से होता है या म्यूकस सेल से होता है या पेराइटल सेल से होता है या कोई नहीं। इन चारों में से HCl का स्राव किन कोशिकाओं से होता है। अरे बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो सही कर दिया सबने, मेरे को पता है। जिसका नहीं सही हुआ ना लाड लो, टेंशन मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोचो कि आपको एग्जाम से पहले पता लग गया, रिवाइजन हो गया आपका दोबारा, पहले पता तो था ही, रिवीजन हो गया। इसका आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सी आंसर चला जाएगा। पेराइटल सेल होती है ना, उससे क्या होता है, HCl का श्रावण होता है। ठीक है, अगला चलो, इससे पहले आपको ये 2 चीजें बता देता हूं। ये चीफ सेल्स होती है ना, इससे बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों चीज किससे स्रावित होती हैं, चीफ सेल से। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि पेप्सिनोजन किस कोशिका से स्रावित होता है, या आ सकता है रेनिन किस कोशिका से स्रावित होता है, या आ सकता है गैस्ट्रिक लाइपेज किस कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो चीफ कोशिकाओं से स्रावित होता है बेटा। ठीक है, और म्यूकस कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है, एक तो म्यूकस नाम ही पता लग रहा है, तो एक तो होता है म्यूकस और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट आयन। ये दोनों चीज किससे स्रावित होता है, म्यूकस सेल से होता है। तो देखो 1 में 4 हो गया ना बेटा। अगला बेटा कि न्यूट्रोफिल की संख्या कम होना क्या कहलाता है, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपीनिया, मोनोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस। फटाफट बताओ बेटा, देखें कि न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे। सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, मजा आ गया लाडलो आपके साथ क्वेश्चन करके। इसका आंसर चलाएगा बी, न्यूट्रोपीनिया। पीनिया बेटा आ गया तो मतलब कम होना होता है। अगर पूछ रहे थे इसकी जगह कि न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक होना, ऐसा क्वेश्चन आता तो इसका आंसर क्या चला जाता, न्यूट्रोफिलिया। ठीक है, मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाना तो उसको बोलते हैं मोनोसाइटोसिस, और अगर लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाए तो उसको क्या बोल देंगे, लिम्फोसाइटोसिस। अरे 1 में 4 हो गया ना, इसीलिए कह रहा हूं बेटा, ये रिवीजन करवा रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना वीडियो। घोड़ी में लैक्टेशन टिटेनिक किसकी कमी से होती है। अरे जिसने मेडिसिन की क्लास देखी है लाड अलग, उस लाड लेगा क्वेश्चन गलती ये हो ही नहीं सकता, उसमें कराया हुआ है। तो मेडिसिन की क्लास तभी तो रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जो क्लास बना रहा हूँ ना आपके लिए, मेडिसिन की गाय नहीं बनाई है, उनको पूरी वीडियो देखना बेटा आप, मजा आ जाएगा आपको। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज और फास्फोरस, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें जाएगा कैल्शियम। कई कह रहे हैं गुरुजी मैग्नीशियम जाएगा, नहीं बेटा, सभी जानवरों में लैक्टेशन टिटेनी किसकी कमी से होती है, मैग्नीशियम की। लेकिन बेटा घोड़ी इसका अपवाद है, घोड़ी में लैक्टेशन टिटेनी मैग्नीशियम की कमी से नहीं होती, किसी कमी से होती है, कैल्शियम की कमी से होती है। इसीलिए तो कह रहा हूं ना बेटा, ऐसे क्वेश्चनों का आपको जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है वो आपका कंफ्यूजन हम पहले ही दूर कर देंगे। अगला क्या बेटा, सतही लिम्फ नोड में सूजन आना किस रोग का लक्षण है। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट तो ये डिजीज है, और इसका जो ये लक्षण है ना, ये एकदम डिफ्रेंशिएट करता है उस डिजीज को। ठीक है, तो किससे, सही कह रहे हो बेटा, जो थिलेरियोसिस है ना, उसके अंदर क्या होती है, सतही लिम्फ नोड
सूजन आ जाती है। अरे बेटा जिसका बुक का पार्वाक्यूनोन जिसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, बबेसियस इसमें आपको पता ही है कॉफी कलर का क्या होता है, पेशाब आता है जो बबेसिया। अगला क्या है, वेस्टिंग डिजीज या एंजुटिक मारसमस किसकी कमी से होता है, वेस्टिंग डिजीज या एंजुटिक मेरसमस, मैग्नीज की कमी से होता है या कोबाल्ट की या फ्लोरीन की या सेलेनियम की, चारों में से किसकी कमी से वेस्टिंग डिजीज या एंजुटिक मेरसमस होता है बेटा। बोलो गुरुजी ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, ऐसे कि तो हमें याद नहीं होता, तुम भूल जाते हैं बार बार में। तो मैं कह रहा हूँ ना इसी चीजों को लिख लो तुम साइड में एक पेज में, एग्जाम के पहले दिन है ना, ये सारी चीज जो आप लिख रहे हो ना, जो भूल रहे हो आप, उनको एक बार पढ़ के जाना ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, यही ट्रिक है बेटा इसकी। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। कोबाल्ट की कमी से बेटा क्या होता है, वेस्टिंग डिजीज और एंजुटिक मेरसमस होता है। अब बेटा इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो मैग्नीज दिया हुआ है, मैग्नीज की कमी से क्या होता है आप सबको पता है, ये क्वेश्चन पहले भी आपको करवाया हुआ है, क्या होता है स्लिप्ड टेंडन या जिसको क्या बोलते हैं पैरोसिस। स्लिप टेंडन और पैरोसिस किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। ठीक है, फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है, डेंटल केरीज। डेंटल केरीज किसकी कमी से होता है बेटा, फ्लोरीन की कमी से होता है। और सेलेनियम की कमी से कौन सा रोग होता है, इल थ्रिप्ट या न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, इल थ्रिप्ट या न्यूट्रिशनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और बेटा सेलिनियम की अगर अधिकता हो जाए तो उसकी वजह से कौन सा रोग होता है, ब्लाइंड स्टेगर या एल्केली डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा कि सेलेनियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो बेटा ब्लाइंड स्टेगर या एल्केली डिजीज किसकी अधिकता से होता है, सेलेनियम की अधिकता से होता है। तो बेटा 5 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में, इसीलिए तो कह रहा हूं ना बेटा ये क्वेश्चन ही नहीं कर रहे आप, ये समझ लो रिवीजन भी कर रहे हो, और ये समझ लो आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन से टॉपिक का रिवीजन अभी दोबारा जरूरी है, किस टॉपिक को अपन भूल रहे हैं। तो काट के घोड़े जैसी शरीर का हो जाना किस रोग का लक्षण है, ये तो अभी मेडिसिन की क्लास में बताया भी था आपको, जिसने वो क्लास देखी है उसको तो पता है बेटा, गलगोटू, टिटनस, एंथ्रेक्स और एक्टिनोबेसिलोसिस। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ बेटा, क्या जाएगा, सही कह रहे हो बेटा, टिटनस के अंदर बॉडी अकड़ जाती है बिल्कुल। ठीक है, और कैसी लगने लग जाती है, जैसे काट का घोड़ा नहीं होता क्या, वैसी हो जाती है। एंथ्रेक्स में तो पता ही है अपना बेटा, जितने भी नेचुरल छिद्र हैं, ठीक है, प्राकृतिक छिद्र है ना, जैसे गुद्दा, मुंह, नाक, इनसे खून आने लग जाएगा, पोस्टमार्टम नहीं करते अपना एंथ्रेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मेडिसिन की क्लास इसीलिए करवाई थी मैंने, शॉर्ट नोट्स इसलिए बना के दिए ताकि फटाफट आप रिवीजन कर सको। पीपीआर किस विषाणु की कमी से होता है, एप्थो वायरस, लाइसा वायरस, पैरामिक्सो वायरस और मोरबिली वायरस। पीपीआर बताओ बेटा किसकी कमी से होता है पीपीआर, तो सही कह रहे हो आप, पीपीआर किसकी कमी से होता है, मोरबिली वायरस की वजह से होता है। एक मोरबिली वायरस की वजह से एक रोग और होता है जिसका नाम है रिंडर पेस्ट। ठीक है, ये दोनों किसी कमी से होते हैं, पीपीआर वायरस की वजह से होते हैं। लाइस आपको पता ही है, ठीक है, रेबीज के अंदर कमी से नहीं, सॉरी मोरबिली वायरस से होता है क्या क्या, पीपीआर रोग और रिंडर पेस्ट। लाइस के कारण क्या होता है बेटा, रेबीज होता है आपको पता ही। एप्थो के कारण क्या होता है बेटा, आप सबको पता है, एफएमडी किसकी वजह से होता है, खुरपका मुंहपका रोग, एप्थो वायरस की वजह से। और पैरामिक्सो वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है बेटा, अरे पोल्ट्री के अंदर होता है रानीखेत, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। तो देखो एक क्वेश्चन के अंदर 4 चीजें रिवाइज होगी ना आपकी। अगला क्या है, अक्यूट डिजीज का संक्रमण अवधि कितनी होती है, अक्यूट डिजीज किसको कहेंगे। ठीक है, अगर 2 दिन से अधिकतर 2 दिन तक हो तो उसको अक्यूट बोलेंगे, या 15 से 30 दिन तक चले रोग उसको अक्यूट बोलेंगे, या 3 से 14 दिन या 30 से अधिक समय तक वो रोग रहे तो उसको अक्यूट डिजीज बोलेंगे। तो अक्यूट डिजीज की संक्रमण अवधि क्या है, सही कह रहे हो बेटा, जिसको पता है उसको बधाई, और जिसको नहीं पता उसको ये सोच लो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले पता लग गया। बेटा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, एक भी क्वेश्चन, तो आप बहुत लोगों से पिछड़ जाते हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बिल्कुल ढंग से पढ़ के सोच समझ के करना है। नेगेटिव मार्किंग होगा पता आपको, अगर गलत हो गया तो वैसे तो गलत हो ही गया, और 1/3 दूसरी सही क्वेश्चन है उसका 1/3 और काट देगा आपका, तो क्वेश्चन गलत बेटा करना नहीं है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा अपना 37 का सी। ठीक है, 3 से 14 दिन, बोले गुरुजी 2 दिन, अधिकतम 2 दिन तक हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, पर एक्यूट डिजीज की अवधि है ये, पर एक्यूट की। ठीक है, 15 से 30 दिन किसकी है, सब एक्यूट डिजीज की है। और 30 से अधिक किसकी है, क्रोनिक डिजीज है, उसके अंदर रोग कितने दिन तक होता है, अगर 30 दिन से अधिक तक वो रोग चल रहा है तो उस रोग को अपन क्या बोलेंगे, क्रोनिक रोग बोल देंगे। ठीक है, अगला क्या है, एसिडोसिस में रुमिनल पीएच होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केलोसिस की भी आपको ध्यान रखनी है, एसिडोसिस की भी आपको ध्यान रखनी है। अरे जिसने मेडिसिन की क्लास देखी है ना, जो मेडिसिन के शॉर्ट नोट्स बना के आपको यूट्यूब पे डाल दिया ना, वो इसको सही करेगा, 100% सही करेगा अगर उसने ध्यान से देखी है तो बिल्कुल सही कह रहे बेटा, 5.5 से कम होती है।
इसका ऑप्शन चला जाएगा बी। अगर 7.5 से अधिक किसकी होती है बेटा, कम नहीं, 7.5 से अधिक की बात कर रहा हूं, तो एल्केलोसिस में बेटा 7.5 से अधिक होती है पीएच। ठीक है, तो बेटा अपने 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद में अपने 40 क्वेश्चन नहीं, अपने कम से कम भी 100 क्वेश्चन कर लिया अपन ने, देख लो इतने फटाफट समय में। इसलिए कह रहा हूं ना, वीडियो को खुद भी देखो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, ठीक है। और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे बेटा, सब्सक्राइब जरूर कर देना जो भी लाडले ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो चीर निद्रा दिलाने वाली औषधियां कहलाती हैं, बिल्कुल गहरी नींद की जगाए ही नहीं जागे बंदा, ऐसी निद्रा लाने वाली औषधियों को क्या बोलते हैं? सीडेटिव बोलेंगे, हिप्नोटिक बोलेंगे, नार्कोटिक बोलेंगे, या कोई नहीं? ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही कह रहे हो लाडलो, क्या बोलेंगे अपने 39 के अंदर? नार्कोटिक, नार्कोटिक बोलेंगे, इसका आंसर सी आएगा। तो जिसका सही है उसको बधाई, और जिसका नहीं है सही उसको 3 क्वेश्चन बताएंगे अभी। 3 क्वेश्चन कैसे? अगर बेटा बिना नींद लाए जानवर की उत्तेजना शांत करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि बिना नींद लाए जानवर की उत्तेजना को शांत कर देंगी, ऐसी औषधियों को क्या कहते हैं? तो उनको बोलेंगे बेटा सीडेटिव। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अर्ध निद्रा दिलाने वाली औषधियां, कम ढंग से गहरी निद्रा नहीं, अर्ध निद्रा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्ध निद्रा दिलाने वाली औषधियों को हिप्नोटिक बोलेंगे, और गहरी चीर निद्रा दिलाने वाली औषधियों को नार्कोटिक बोलते हैं। तो बेटा हो गए ना 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला क्या है? निम्न में से जीवाणु की वृद्धि को या जीवाणु को नष्ट करने वाली औषधियां, उसकी वृद्धि को रोक देगी, वृद्धि हटा दो, चाहे सीधा ही क्या कर लो आप, ध्यान में रख लो कि निम्न में से जीवाणु को नष्ट करने वाली औषधियां क्या कहलाती हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक कहलाती हैं, या बैक्टीरियोसाइडल कहलाती हैं, या नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग कहलाती हैं, या सभी? ऐसी कौन सी औषधियां जो सीधा जीवाणु को नष्ट ही करेंगी? तो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। साइडल का मतलब क्या होता है? मारना। तो बैक्टीरियोसाइडल की क्या बोल देंगे कि जो जीवाणु को सीधा मार देगी। बैक्टीरियोसाइडल ड्रग कौन सी है? अरे बेटा पेनिसिलिन हो गई, सिफेलोस्पोरिन हो गई, एमिनोग्लाइकोसाइड हो गई, ठीक है। और अब दूसरा क्या है? बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जीवाणु की संख्या में वृद्धि को रोकने की, उसकी संख्या नहीं बढ़ रही, मारेगी नहीं जानवर को, इसको बैक्टीरिया को मारेगी नहीं, उसको क्या करेगी? उसकी संख्या में वृद्धि को रोक देती है, ऐसी औषधियों को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक बोल देते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई? बैक्टीरियोस्टेटिक की बात हो गई। एक ऑप्शन क्या अपना? नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। तो बेटा औषधियां, ऐसी औषधियां जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के विपरीत कार्य करेंगी, या केवल ग्राम नेगेटिव जीवाणु पर कार्य करेगी। ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पर एक साथ कार्य कर ले, ठीक है। या तो केवल किस पे करेगी? ग्राम पॉजिटिव पर कार्य करेगी, या किस पे करेगी? केवल ग्राम नेगेटिव पर, दोनों पर एक साथ काम नहीं करती। तो ऐसी औषधि को क्या बोलते हैं अपने? नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग बोल देंगे। तो देखो अपने फटाफट आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए बेटा। आगे भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो कमेंट करके जो भी आपको समस्या आ रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट करके हमें बताएं। अरे अपने दोस्त जितने भी प्यारे भाई हैं ना, अपने जितने भी ग्रुप हैं, ठीक है, अपनी क्लास का ग्रुप हो, अपनी कॉलेज का ग्रुप हो, जहां भी अपने सारे एलएसए भाई हैं, वहां तक इस को वीडियो को आप शेयर करना मत भूलना। 2 सेकंड लगती है बेटा, और सब्सक्राइब तो आपको करना है ही। अब थोड़ा तो प्यार आप भी दिखाओगे ना यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू लाडलो, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर एक लड़का हमारा जो चैनल देख रहा है, जो नहीं देख रहा उसको दिखाओ कि वो बंदा सेलेक्ट हो। हमें भी बड़ी खुशी होगी, हमारे छोटे भाई सिलेक्शन होंगे, और बाकी तो पार्टी करेंगे अब जब आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो लाडलो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।